Hello guys, welcome again to this discussion on class 11th geography. So this is class 11th geography और ये कौन सा चैप्टर कर रहे हैं हम? चैप्टर नंबर 10 एंड ये पार्ट 3 है एंड दिस इज द लास्ट पार्ट। और पार्ट 3 इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि जो पार्ट 2 था उसमें हम सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं कर पाते, इसलिए जो विंड्स हैं, विंड्स बोले तो लैंड एंड सी ब्रीज, लोकल विंड्स, सीजनल विंड्स, ठीक है, माउंटेन वैली वगैरह, माउंटेन वैली विंड वगैरह, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर अभी तक इस पार्ट में बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। ठीक है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे जनरल सर्कुलेशन ऑफ विंड वाला टॉपिक जो था वो इंपॉर्टेंट था, वो हो चुका है। ठीक है, पार्ट 2 में ही हुआ है वो, और पार्ट 1 भी बहुत बड़ा है बेसिकली, और बहुत सारी चीज़ें उसमें भी डिस्कस की गई हैं। तो अब आगे की पार्ट 3 समझने के लिए आपको पार्ट 2 और 1 दोनों के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे। तो लैंड एंड सी ब्रीज से पहले मैंने करा दिया था आपको एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन और उसके इफेक्ट्स ओशन के ऊपर। तो उसमें हमने देखा था कि जो एनजो है, ये एल नीनो और सदर्न ओसिलेशन, ये क्या करता है, सीजनल विंड और लोकल विंड्स को भी अफेक्ट करता है। तो शॉर्ट में अगर मैं बताना चाहूँ सीजनल विंड क्या होते हैं, तो सीजनल विंड्स आर द विंड्स जो एक टाइम पे आते हैं, मतलब उनका फिक्स है कि इस टाइम आएंगे ही आएंगी। फॉर एग्जाम्पल मानसूनल विंड, ठीक है, जो एक सीजन पे आते हैं, सो दैट इज मानसूनल विंड। ठीक है, और मानसूनल विंड को हम क्या कहते हैं, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। ठीक है, इनको दूसरा नाम ये भी है। तो बेसिकली इसको सीजनल विंड्स कह देते हैं। लोकल विंड्स होती हैं जो जनरली डेली डेली वाली होती हैं, जो, ठीक है, मतलब डेली विंड्स को हम बोल सकते हैं, जो हमें पता है, जो जैसे इंडिया में क्या है, लोकल विंड का एग्जांपल लू, गर्मियों में लू चलती है, हम बोलते हैं लू चल रही है, दैट इज द लोकल विंड बेसिकली। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम क्या, लोकल विंड। ये भी किसकी वजह से होता है, डिफरेंसेस इन हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द अर्थ सर्फेसिस की वजह से। ठीक है, अब आपको एक एक एग्जांपल और बताना है मुझे दोनों विंड्स का इन द कमेंट सेक्शन प्लीज। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर दैट। नेक्स्ट अगर हम बात करें लैंड एंड सी ब्रीज की, सो बहुत सिंपल है, डायग्राम आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो लैंड और सी ब्रीज को एक बार मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी पहले ही चैप्टर 9 में, बट यहाँ पे भी बताना ज़रूरी है क्या, कि सी की एक प्रॉपर्टी होती है, सी की बोले हैं वाटर की, तो वाटर की एक प्रॉपर्टी होती है कि क्या होता है, बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है, बहुत धीरे धीरे ही गर्म होता है। सो हम बात करें तो एक कूल भी क्या होता है, स्लोली स्लोली, और ये हॉट भी क्या होता है, स्लोली स्लोली, हीट मतलब। ठीक है, हीट भी क्या होता है, स्लोली स्लोली, कूल भी क्या होता है, स्लोली स्लोली। लैंड क्या है, इसका उल्टा है, कूल भी होगा फास्ट और हीट भी क्या होगा, फास्ट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, लैंड और सी ब्रीज समझने के लिए ये दोनों चीज़ें आपको बहुत काम आएंगी। ठीक है, मैं बुक की लैंग्वेज नहीं बता रहा, मैं आपको जनरल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से आप इसे अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज अब देखते हैं। अब देखो सी ब्रीज, ठीक है, सी ब्रीज मतलब जो सी से जा रही है, देखो सी से जा रही है लैंड की तरफ और फिर ऊपर जाएगी, फिर आएगी इधर ही, तो ये क्या है, सी से लैंड की तरफ जाए तो सी ब्रीज, लैंड से सी की तरफ जाए तो लैंड ब्रीज। ठीक है, तो इस तरीके से सर्कुलेशन जो हो रहा है इसको हम लैंड ब्रीज और सी ब्रीज बोल देते हैं। ये ऐसे सर्कुलेशन हो क्यों रहा है, चलो देखते हैं हम, ये है ना। अब बात करते हैं हम दिन की। ठीक है, बेसिकली अगर हम दिन की बात करें, दिन में क्या होता है कि जो सी है वो क्या होता है, ठंडा होता है, ठंडा होता है ना कंपैरेटिवली। तो दिन में क्या होता है, जो सी है वो ठंडा होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, हाई। अब सी ठंडा क्यों होगा दिन में, एट डे, इन डे, एट डे मतलब जो भी है, ड्यूरिंग डे टाइम जो सी होगा वो क्या होगा, ठंडा, क्योंकि रात में क्या है, उसको अच्छी खासी ठंडक मिली है, तो सी क्या होगा, धीरे धीरे गर्म होगा, मतलब दिन के टाइम पे वो कंपैरेटिवली ठंडा होगा। तो दिन में अगर हम बात करें सी की, तो सी का जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, कम होगा, उसी लिए प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। पहले ही बता चुका हूँ टेम्परेचर क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर की, टेम्परेचर ज़्यादा तो प्रेशर कम, और वहीं प्रेशर ज़्यादा तो टेम्परेचर कम। तो इस तरीके से हम बात करें तो ये चलती है, इनका रिलेशनशिप कुछ इस तरीके का है। और अगर मैं लैंड की बात करूं तो लैंड दिन में गर्म हो चुका है, तो टेम्परेचर ज़्यादा हो चुका है और प्रेशर यहाँ पे क्या है, कम है। तो हमने देखा है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर होती है विंड मूवमेंट, है ना। तो सी पे क्या है, प्रेशर हाई है, लैंड पे प्रेशर क्या है, लो है। ये दिख रहा है ना, मैंने लिख दिया यहाँ पे। तभी क्या है, सी से लैंड की तरफ ये क्या है, हवाएं चलने लगती हैं, एंड देन जब लैंड पे आती हैं तो क्या होता है, ये हीट अप हो जाती है एयर, फिर से ये ऊपर की तरफ जाती है और फिर से क्या होता है, सर्कुलेशन चलता रहता है कुछ इस तरीके से। इसको कहते हैं हम सी ब्रीज। सेम उसका उल्टा कर दो नाइट में, ठीक है, इन नाइट टाइम। ठीक है, इन नाइट टाइम, नाइट टाइम में क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा। सी क्या होता है, दिन भर गर्म होता रहता है, तो इसलिए इसका टेम्परेचर क्या है, बढ़ जाता है, प्रेशर कम हो जाता है।
और लैंड का क्या है इधर हिसाब किताब, लैंड में फिर क्या होता है, टेम्परेचर कम हो जाता है और प्रेशर बढ़ जाता है। तो प्रेशर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करता है, तो लैंड से सी की तरफ फ्लो करता है, एंड देन वही सेम सर्कुलेशन इज चलता रहता है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए जब लैंड, कोई सा भी लैंड सी के पास होता है तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, नॉर्मल होता है, ना ज़्यादा होता है ना कम होता है, बिकॉज सी और लैंड ब्रीज उसे नॉर्मल कर देती है, नॉर्मलाइज कर देती है हम बात करें तो। क्लियर है लैंड और सी ब्रीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। माउंटेन एंड वैली विंड्स, ठीक है, मैंने बताया था ये भी करेंगे, माउंटेन एंड वैली विंड्स। अब देखो इन माउंटेनस रीजन में होता क्या है, जो दिन का टाइम होता है ड्यूरिंग द डे, जो स्लोप्स हैं वो हीट अप हो जाती हैं, है ना। जब मान लो खाली पेज है क्या कोई, एक सेकेंड, तो मैं इसे ही मिटा देता हूँ पूरा, मैं आपको फिर समझा दूंगा। इसमें होता क्या है, ये माउंटेन है, ठीक है। अब दिन के टाइम क्या होगा, सन होगा तो ये क्या होगा, हीट अप हो जाएगी, स्लोप्स क्या होंगी, हीट अप होगी, है ना, ये स्लोप क्या होगी, हीट अप हो जाएगी। अब इसके आगे क्या देखते हैं जरा, तो स्लोप क्या होगी, हीट अप होगी, और जो एयर है मूव करेगी अप स्लोप, एंड टू फिल द रिजल्टिंग गैप द एयर फ्रॉम द वैली ब्लोज अप द वैली, एंड इसको हम कहते हैं वैली ब्रीज। अब होगा क्या, एक सेकेंड, अब होगा ये कि अगर ये स्लोप क्या है, हीट अप हो गई है, ये स्लोप क्या हो गई है, हीट अप हो गई है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, जो स्लोप हीट अप हो गई है, इसके बाद ये जो एयर है वो क्या हो जाएगी, ऊपर राइज कर जाएगी, बिकॉज एवरीथिंग एक्सपैंड्स, है ना। तो वो एक्सपैंड करके जो एयर है वो यहाँ हो जाएगी, और यहाँ पे एक गैप बन जाएगा, क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक खाली स्पेस बन जाएगा, क्योंकि एयर जो है राइज कर गई है। अब ये जो वैली होगी यहाँ पे कोई सी भी, अब ये वैली की विंड जो होगी वो कहाँ जाएगी, इसको फिल करेगी, इस गैप को फिल कौन करेगा, वैली विंड। तो इसलिए हम इस फ्लो को क्या बोलते हैं, वैली विंड बोलते हैं। क्लियर है इतना, इतना क्लियर है, ठीक है। इतनी चीज़ याद रखना कि वैली विंड होती क्या है, तो इसको ही हम वैली ब्रीज बोल दो या वैली विंड बोल दो, ठीक है। तो कुछ भी बोल सकते हो तुम। माउंटेनस रीजन में क्या होता है, दिन के टाइम पे जो एक स्लोप है वो हीट हो जाती है, हीट के बाद एयर राइज करती है, एंड देन जो वो गैप है उसको फिल कौन करता है, वैली विंड, इसलिए हम उसको वैली ब्रीज बोल देते हैं, ठीक है। नाइट में क्या होता है, उसका उल्टा, जो स्लोप है वो कूल हो जाती है, डेंस एयर क्या होती है, नीचे आती है इनटू द वैली, और उसको हम बोलते हैं माउंटेन विंड। तभी वैलीज में क्या होती है, बहुत ठंडी हवा चलती है, ठीक है। तो इसलिए उसको माउंटेन विंड हम बोल देते हैं। अब जो कूल एयर होती है हाई प्लेट्यूज की या आइस फील्ड की, जो वैलीज में आती है, तो उसको हम कैटाबाइटिक विंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैटाबाइटिक विंड भी हम उसे बोल देते हैं, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसी को हम माउंटेन विंड्स को भी हम एक तरह से सिनोनिम्स की तरह यूज़ करते हैं कैटाबाइटिक विंड्स में, ठीक है। बस इतना फ़र्क है कि वो हिल की होती है और ये प्लेट्यूज की होती है, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा एयर मासेस। क्या आएगा, एयर मासेस। अब होगा क्या, व्हेन द एयर remains over a homogeneous area for a sufficiently longer time it acquires the characteristics of the area। अब होता क्या है कि एयर मासेस, अब एयर मासेस का बेसिकली हम ओशन करंट्स, मैंने बताया था एक बार कि जब जो बहुत सारा पानी है एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे उसको ओशन करंट बोल देते हैं। तो एयर मासेस का भी ऐसा है, जब एयर मास एक होमोजीनियस एरिया पे, मतलब एक एरिया पे बहुत लंबे समय तक रहेगा, तो क्या करेगा वो, जो एयर मास है वो उस एरिया की कैरेक्टरिस्टिक ले लेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप गांव में रहो 1 साल, तो आप वहाँ की लैंग्वेज सीख जाओगे, बोलना सीख जाओगे, उस तरीके के बन जाओगे, ठीक है। तो वही एयर मास जब एक होमोजेनियस एरिया पे रहता है कुछ सफिशिएंट लॉन्गर टाइम के लिए, मतलब बहुत लंबे समय तक के लिए, तो जो कैरेक्टरिस्टिक है उस एरिया की वो एयर में आ जाती है, ठीक है। अब जो एयर है विद डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स इन टर्म ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी इज कॉल्ड एन एयर मास। अब एयर मास की अगर हम डेफिनेशन बोलें तो क्या होता है कि वह वो एयर, मतलब हम बात करें तो वह एयर, अगर हिंदी में प्रॉपर, जिसकी क्या हो, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बहुत डिफरेंट हो, किस टर्म में, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की टर्म में, ठीक है। तो और कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हो सकती हैं एयर की, और कोई तो नहीं होगी ना, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। तो एयर की डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को ही हम क्या बोल देते हैं, एयर मास बोल देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है, बेसिकली देयर आर 5 मेजर सोर्स रीजन। अब देखो एयर मास का मतलब सोर्स रीजन होना चाहिए उनका, तो बेसिकली 5 सोर्स रीजन है, ठीक है। पांचों के 5 लिखे हुए हैं। वार्म, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ओशन, ये एक रीजन हो सकता है जहाँ पे एयर मासेस प्रोड्यूस होते हैं। सब ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट, द रिलेटिवली कोल्ड हाई लेटीट्यूड ओशियंस। हाई लेटीट्यूड ओशियंस मतलब ऊपर की तरफ जो पाए जाते हैं, ग्लोब, और ये क्या है, इक्वेटर, और ये क्या है, हाई लेटीट्यूड, बेसिकली ये ऊपर वाले, तो इनको हाई लेटीट्यूड्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ओशंस होंगे वो द वेरी कोल्ड स्नो कवर्ड कंटिनेंट्स एंड हाई लेटीट्यूड्स, मतलब पोलर रीजन टाइप में। परमानेंटली आइस कवर्ड कंटिनेंट, वही आर्कटिक एंड अंटार्कटिक, सेम पोलर रीजन वाले नीचे के दो, ये क्या है, ओशंस, हाई लेटीट्यूड डेजर्ट एंड सब ट्रॉपिकल ओशंस, ठीक है, मतलब ये वाला एरिया, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ आपको, डायग्राम भी है। अब अकॉर्डिंगली हमने इतने तरह के, मतलब 5 तरीके के क्या किए हैं, एयर मासेस को रिकॉग्नाइज किया है। क्या किया है, रिकॉग्नाइज किया है, ठीक है।
तो सबसे पहले हम बात करें तो मैरीटाइम ट्रॉपिकल, ठीक है, एमटी, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, सीटी, ठीक है। मैरीटाइम मतलब जो पानी के ऊपर, कॉन्टिनेंट मतलब जो कॉन्टिनेंट के ऊपर, फिर से मैरीटाइम मतलब पानी के ऊपर, तो मैरीटाइम पोलर, कॉन्टिनेंटल पोलर और कॉन्टिनेंटल आर्कटिक। तो इन 5 तरीके के हमने क्या किए हैं, एयर मासेस को रिकग्नाइज किया है ओवर द टाइम। अब बात करें अगर हम ट्रॉपिकल एयर मासेस क्या होते हैं, वार्म होते हैं, एंड पोलर एयर मासेस आर कोल्ड। तो ट्रॉपिकल एयर मासेस क्या होंगे, जाहिर सी बात है ट्रॉपिकल एयर मासेस मतलब जो इक्वेटर के आसपास बनेंगे तो वो क्या होंगे, गर्म होंगे। एंड देन अगर हम बात करें पोलर एयर मासेस की, मतलब जो पोल्स पे होंगे वो क्या होंगे, जाहिर सी बात है कोल्ड होंगे, ठीक है। रीज़न सबको पता होगा इसका। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसका, तो देखो मैरीटाइम पोलर एयर मास, ये है क्या है, मैरीटाइम पोलर एयर मासेस, ठीक है। अब ये क्या है, कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास, ठीक है, मतलब और ये क्या है, कॉन्टिनेंटल आर्कटिक एयर मास। सब कुछ मैंने दिखा रखा है आपको बेसिकली। मैरीटाइम पोलर एयर मास, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिक एयर मास, मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास और मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास। तो ये कुछ इस तरीके के क्या है, पोलर मास मतलब एयर मासेस हैं। इसमें ज़्यादा दिखा रखे हैं बट आपकी बुक में जितने मेंशन है वो ये रहे 5, ठीक है। कौन कौन से हैं, 2 मैरीटाइम है, मतलब एक मैरीटाइम ट्रॉपिकल, बेसिकली ये मैरीटाइम ट्रॉपिकल और मैरीटाइम पोलर, ठीक है। और क्या है, कॉन्टिनेंटल पोलर है और कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिक भी है, ठीक है। अब कॉन्टिनेंटल पोलर का ही एक पार्ट है कॉन्टिनेंटल आर्कटिक, जो आपको मैं यहाँ पे सेपरेट में दिखा रखा है, ठीक है, ये वाला। कोई बात नहीं, 5 करेंगे, 5 याद करने हैं, 6 ये जितने 7 है ये नहीं करने हैं, वो उसी के टाइप में आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब बात आती है फ्रंट्स की, ठीक है। तो फ्रंट समझना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि ये समझोगे तभी जाके क्या होगा, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन समझ में आएंगे, ठीक है। क्यों, अभी मैं बताऊंगा उसका भी रीज़न, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो व्हेन 2 डिफरेंट एयर मासेस मीट, जब 2 डिफरेंट एयर मासेस मीट करते हैं आपस में, एयर मासेस 2 तरीके के, ठीक है, अलग अलग। अब एयर मासेस क्यों समझना था, फ्रंट से पहले समझ में आ गया होगा कि एयर मासेस समझ में आने चाहिए। एयर मासेस क्या है, जिनकी जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी है वो दूसरी एयर से अलग हो, मतलब उसकी खुद की अपने क्या हो, कैरेक्टरिस्टिक्स हो अलग से, तो वो होते हैं एयर मास। अब जो दो दो डिफरेंट एयर मासेस मिलेंगे, मतलब दोनों की क्या होंगी, एयर मासेस की अलग अलग डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टी होंगी, तो एक बाउंड्री जोन बनता है बीच में, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रंट कहते हैं। एक बाउंड्री जोन बनेगा बीच में, उसको हम क्या कहेंगे, फ्रंट कहेंगे। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट इज नोन एज फ्रंटोजेनेसिस। तो फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट को हम क्या कहते हैं, फ्रंटोजेनेसिस, क्या कहते हैं, फ्रंटोजेनेसिस कहते हैं। देर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्रंट्स, 4 टाइप के होते हैं फ्रंट, कोल्ड, वार्म, स्टेशनरी एंड ऑक्लूडेड। स्टेशनरी मतलब जो स्टेशनरी मतलब बिल्कुल ठहरे हुए रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं, ठीक है। लेकिन हम बात करें कोल्ड की, वार्म की और ऑक्लूडेड की, डेफिनेशन वाइज जाना है, डेफिनेशन वाइज जा सकते हो, लेकिन डायग्राम से ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा तो उतना ज़रूरत नहीं है। वार्म फ्रंट कब बनता है, वार्म फ्रंट कब बनता है, जब जो एयर है वो क्या करे, कोल्ड एयर के ऊपर से सरपास कर जाए, ठीक है। वार्म एयर कोल्ड एयर के ऊपर से सरपास कर जाए तब बनता है क्या, वार्म फ्रंट। कोल्ड फ्रंट की बात करें, अगर हम कोल्ड फ्रंट की बात करें, जब कोल्ड एयर क्या करे, अप्रोच करे वार्म एयर को, ठीक है, तब बनता है क्या, कोल्ड फ्रंट। अब कोल्ड एयर ये रही, ठीक है, यहाँ भी कोल्ड एयर है, ऊपर क्या है, वार्म एयर है, ठीक है। कोल्ड एयर यहाँ से भी है, कोल्ड एयर यहाँ से भी है, ऊपर क्या है, वार्म एयर। अब जो ये रीज़न है, इसको हमने कह दिया ऑक्लोडेड फ्रंट, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हो। बाकी आपका क्या है, लिखा भी हुआ है साफ साफ आपकी बुकों में, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, इतने डरने वाली बात नहीं है, तीनों ही क्या है, आसान है। जब वार्म एयर क्या करे, कोल्ड एयर के ऊपर से चले जाए तो वार्म फ्रंट, जब कोल्ड एयर अप्रोच करे वार्म एयर को तो क्या बनता है, कोल्ड फ्रंट। बाकी कोल्ड एयर दोनों आपस में मिल जाए, ये एक एक जोन बनता है मीटिंग का, उसको हम कहते हैं ऑक्लोडेड फ्रंट, ठीक है। और ऊपर क्या है, वार्म वार्म एयर, ठीक है। तो इस तरीके से ये बनते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आएगा मेन टॉपिक आपका, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आ सकता है क्वेश्चन इसमें से, या एमसीक्यूज भी बहुत सारे बन सकते हैं। तो देखते हैं, इसको समझते हैं। मैंने लिख रखा है साहब साहब रेफर टू एनसीईआरटी, बिकॉज सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। इसमें सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि छोड़ सको जिसे, ठीक है। सब कुछ इंपॉर्टेंट है, छोड़ने वाला कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं कि छोड़ देना, ठीक है, छोड़ना नहीं है। तो ये वो सिस्टम है, बट बेसिकली ये भी मैंने गलत ही लिख दिया, यहाँ पे भी लिखने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे एनसीईआरटी खोलनी है तो मैं एनसीईआरटी खोल लेता हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी खोल ही लेते हैं जब समझ नहीं है तो, ठीक है। आई होप आप दिख रहा होगा इतना क्लोज करने के बाद, ठीक है। मैं ज़रा एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल ये रहा देखो, ठीक है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो यहाँ पे मैं इसे ऐसे समझाऊंगा, आई थिंक ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा यहाँ पे, है ना। अब देखो,
एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। अब ये सिस्टम है, ये डेवलप होता है कहाँ पे, मिड और हाई लैटिट्यूड में। देखो गाइज, ये सारी चीज़ें जो कॉम्प्लेक्स हैं, इन्हें समझने से पहले आपको थोड़ा सा लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ठीक है, इन सब चीज़ों में थोड़ा सा पक्का होना पड़ेगा। मिड और हाई लैटिट्यूड बार बार समझाने वाली चीज़ नहीं है। मिड और हाई लैटिट्यूड मतलब ट्रॉपिक क्या होता है, ये लो लैटिट्यूड वाला एरिया, मतलब जीरो लैटिट्यूड है ये। अब इसके ऊपर वाला एरिया क्या होगा, लो लैटिट्यूड, फिर उसके ऊपर और जाओगे तो हाई लैटिट्यूड बन जाएगा, ठीक है। तो उस तरीके से आपको समझना पड़ेगा। ये एरिया क्या होते हैं, ऊपर मतलब नीचे वाले पोल्स की तरफ वाले ही होते हैं हाई लैटिट्यूड, उसके थोड़ा और नीचे आओगे तो मिड लैटिट्यूड, ठीक है। और जो क्या होते हैं, ट्रॉपिक से अलग होते हैं, बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स, मतलब ट्रॉपिक से दूर होते हैं, उसको हम कहते हैं क्या, मिड और हाई लैटिट्यूड, ठीक है। याद रखना ये चीज़। तभी इसको हम क्या कहते हैं, क्योंकि ये ट्रॉपिक से अलग हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब होता क्या है, ये अभी देखो, ये डायग्राम से भी समझ जाओगे और बेसिकली पूरा समझ में आना चाहिए। देखो होगा क्या साफ जरा ध्यान से देखेंगे हम कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ बनता है, पोलर फ्रंट के पास बनता है। कहाँ बनता है, पोलर फ्रंट के पास। अब इनिशियली क्या होता है, जो फ्रंट होता है वो स्टेशनरी होता है, बट क्या होता है बेसिकली नदर्न हेमिस्फीयर में। अब देखो, अगर ये एक हमारा अर्थ है, इक्वेटर, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये साउथ हेमिस्फीयर, ठीक है। अब होगा क्या, अगर मैं ऊपर वाले नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात करूं, मैं नॉर्थ हेमिस्फीयर की अगर बात करूं, तो होगा क्या, जो वार्म एयर है वो कहाँ जाएगी, ट्रॉपिक से लेके ऊपर जाएगी ना, ट्रॉपिक से, क्योंकि ये वाला एरिया क्या है, गर्म है, यहाँ पे वार्म एयर होगी, तो यहाँ से ऊपर जाएगी क्या, वार्म एयर, मतलब साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगी वार्म एयर, और ऊपर से पोलर रीजन से क्या आएगी, कोल्ड एयर आएगी। क्या आएगी, कोल्ड एयर आएगी, ठीक है। अब कोल्ड एयर अभी दोनों मिलेंगे कब, जब यहाँ पे एक प्रेशर डिफरेंस होगा। क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस होगा। विदाउट प्रेशर डिफरेंस तो पॉसिबल ही नहीं है ना, विदाउट प्रेशर डिफरेंस इट इज़ नॉट पॉसिबल कि जो मूवमेंट है वो हो जाए विंड्स की, ठीक है। तो देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस, जिसकी वजह से क्या होगा, जो मूवमेंट है, देखो एयर क्या करेगी, नॉर्थवर्ड मूव करेगी, एंड जो कोल्ड एयर है वो साउथवर्ड मूव करेगी, एक मोशन में आएगी। देखो ये रही कोल्ड एयर, जो ये देखो, ये रही कोल्ड एयर जो आ रही है कहाँ से, पोलर रीजन से, ठीक है, या हम बात करें नॉर्थ से, और नीचे से कौन सी जा रही है, वार्म एयर, ठीक है। कहाँ से जा रही है, वार्म एयर। तो दोनों क्या करेंगे, एक मोशन में आ जाएंगे, और ये क्या है बेसिकली इस डायरेक्शन में मोशन होगा, मतलब ऐसे, इस तरीके से, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, घूमेगा, ठीक है। तो इसी को हम कहने क्या बोल दिया हमने इसको, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोल दिया, ठीक है। तो बेसिकली इतनी ही इसकी फॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा इसको आगे बढ़ा चढ़ा के अभी नहीं करना है, ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की, हमें सिर्फ समझना था कि क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक है, क्यों हो रहा है ऐसा, और वो आपको समझ में आ चुका है ना। तो देखो, एंटी क्लॉकवाइज साइक्लोनिक सर्कुलेशन ये प्रोड्यूस करते हैं। अब जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है बहुत अच्छे से किस में डेवलप हो जाती है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में, ठीक है, बहुत ही अच्छे से डेवलप होती है। मतलब ये जितनी स्ट्रांग होती जाएगी मूवमेंट, उतने ही ज़्यादा क्या हो जाएंगे, डेंजरस होते रहेंगे, ठीक है। विद अ वार्म फ्रंट एंड अ कोल्ड फ्रंट, एक वार्म फ्रंट बनेगा, एक कोल्ड फ्रंट बनेगा। वार्म फ्रंट कब बनता है, जब जो वार्म एयर है वो ऊपर से चली जाए। देखो वार्म एयर है, यहाँ पे कोल्ड एयर है, यहाँ पे क्या बनेगा फिर इस हिसाब से, एक वार्म फ्रंट, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी सेम चीज़ है, ये बनेगा एक कोल्ड फ्रंट। तो इस तरीके से क्या बन जाएगी, ये फ्रंट्स बनाएगी, ठीक है, दोनों तरीके के फ्रंट्स बनेंगे। अब देखो, अब एक चीज़ और, यहाँ पे नीचे वाला डायग्राम क्या बताना चाह रहा है आपको, देखो ये कोल्ड एयर क्या कर रही है, अप्रोच कर रही है किसको, वार्म एयर को, है ना, वार्म एयर ये रही, ये इसको अप्रोच कर रही है। अब ये इसको धक्का दे रही है एक तरह से, ये जो कोल्ड एयर है ये इस वार्म एयर को धक्का दे रही है। ये धक्का देते देते जो वार्म एयर है कहाँ पहुँच गई, इस तरीके से ये अपवर्ड चली गई, ठीक है। यहाँ पे भी कोल्ड एयर है, ठीक है, ये क्या चली गई, ऊपर चली गई ये वाली। अब ये जो लेयर है, ये जो वार्म एयर जाएगी ऊपर, ये क्या करेगी, कंडेंस करेगी, और कौन सा क्लाउड बनाएगी, कौन सा क्लाउड बनाएगी, निम्बस, क्यूमुलो निम्बस, कौन सा बनाएगी, क्यूमुलस क्लाउड्स, ठीक है, ये रहा, ठीक है। क्यूमुलस क्लाउड डेवलप करेगी अलॉन्ग द कोल्ड फ्रंट, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना, ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है आपको हमेशा, मतलब हमेशा क्या, जब पढ़ोगे एक बार ना तो अपने आप याद आ जाएगा, मतलब अपने आप ही और भी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होने लग जाएंगी, ठीक है। अब जो कोल्ड फ्रंट है वो मूव कर रहा है फास्टर देन द वार्म फ्रंट, अल्टीमेटली ओवरटेकिंग द वार्म फ्रंट, एंड द वार्म एयर इज कंप्लीटली लिफ्टेड अप एंड द फ्रंट इज ऑक्लूटेड एंड द साइक्लोन्स डिसिपेट्स। अब ये साइक्लोन कैसे हटेगा बेसिकली वो बताया गया है। तो जो कोल्ड फ्रंट है वो क्या करेगा, फास्टर मूव करेगा देन द वार्म फ्रंट। अब वार्म फ्रंट क्या होगा, बेसिकली धीरे धीरे गायब हो जाएगा, ठीक है। वार्म एयर क्या हो जाएगा, लिफ्ट अप हो जाएगा। उसके बाद क्या बनेगा, एक ऑक्लूडेड फ्रंट बनेगा, यहाँ पे ऑक्लूडेड फ्रंट बनेगा, जिसकी वजह से जो साइक्लोन है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, डिसिपेट हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। चलिए जी, अब हम देखते हैं कि जो डिफरेंस है बिटवीन द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वो कैसे है, दोनों के बीच में ऐसा क्या डिफरेंस है
ठीक है, वो हम देखेंगे, डिफरेंशियल क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो हम पहला डिफरेंस देखेंगे कि जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसके पास क्या होता है, क्लियर फ्रंटल सिस्टम होता है। जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है हमने देखा फ्रंट से बनता है ना, पोलर फ्रंट पे बनता है, वार्म फ्रंट भी बनता है उसमें, ठीक है, कोल्ड फ्रंट भी बनता है, तो उसमें हमने देखा फ्रंटल सिस्टम बहुत ही ज़्यादा क्लियर दिखता है, बट ट्रॉपिकल साइक्लोन में वो प्रेजेंट नहीं होता, नॉट प्रेजेंट इन द ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये क्या करते हैं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन लार्ज एरिया कवर करते हैं और लैंड और सी दोनों पे प्रोड्यूस हो सकते हैं, ये दोनों पे ही प्रोड्यूस हो सकते हैं, बिकॉज कोल्ड सॉरी वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट कहीं भी बन सकता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ लैंड और सी। और अगर आप बात करें ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की, तो ये सिर्फ सी पे क्या होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं सिर्फ सी पे। अभी मैं बताऊंगा आपको जब आगे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अभी पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक वही है हमारा। तो जब हम ये पढ़ेंगे तो मैं साफ साफ आपको बताऊंगा, या बुक में भी आपको साफ साफ लिखा हुआ है कि इसको क्या चाहिए, एक लार्ज सी सरफेस चाहिए। देखो ये लिखा भी है, लार्ज सी सरफेस विद टेम्परेचर हायर देन 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लिखा हुआ है साफ साफ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या होते हैं, सिर्फ सी पे, ट्रॉपिकल साइक्लोन सिर्फ सी पे ओरिजिनेट होते हैं और लैंड पे जाते ही अपने आप डिसिपेट हो जाते हैं। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन अफेक्ट करते हैं एक बहुत बड़े एरिया को कंपेयर टू ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब जो विंड वेलोसिटी है ट्रॉपिकल साइक्लोन की वो बहुत ज़्यादा होती है एंड मोर डिस्ट्रक्टिव। तो विंड वेलोसिटी किसकी ज़्यादा होती है, ट्रॉपिकल की, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल की, ट्रॉपिकल की ज़्यादा होती है। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो मूव करते हैं वेस्ट टू ईस्ट, और जो ट्रॉपिकल है वो मूव करते हैं ईस्ट टू वेस्ट। तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, उल्टी है। वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं कौन, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, और ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं कौन, ट्रॉपिकल। तो ये क्वेश्चन बन सकता है और पेपर में आ भी सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट की, मतलब ये बात हो गई आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की शुरू। ठीक है, अब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बेसिकली क्या होते हैं, वायलेंट स्टॉर्म्स होते हैं। वायलेंट, हमें पता है कि किस तरीके से ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन अगर आएगा तो बहुत ज़्यादा रेनफॉल के साथ आएगा, पूरा कोस्टल एरिया ख़त्म कर देता है। ठीक है, पूरा जो सी के पास वाला इलाका है वो ख़त्म, बेसिकली डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, तो वो चीज़ होती है, हमें पता है बहुत ज़्यादा वायलेंट स्टॉर्म्स होते हैं जो ओरिजिनेट होते हैं ओवर सी इन ट्रॉपिकल एरियाज। ट्रॉपिकल एरियाज में सिर्फ पाए जाते हैं, दैट्स वाई दे आर ट्रॉपिकल। और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल में नहीं पाए जाते हैं, वो बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स पाए जाते हैं। ठीक है, and move over to the coastal area, bringing about large scale destruction caused by violent wind, very heavy rainfall and storm surges। तो इसीलिए सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी। इनको हम दे आर नोन एज साइक्लोन्स इन द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में इसे हम साइक्लोन्स कहते हैं, हरिकेन्स कहते हैं अटलांटिक में, टाइफून कहते हैं वेस्टर्न पैसिफिक में और साउथ चाइना सी में, एंड विली विलीज कहते हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। विली विलीज कहाँ पे कहते हैं हम, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। और जो कंडीशन है फेवरेबल है किसके लिए, फॉर्मेशन और इंटेंसिफिकेशन, मतलब ऐसी कंडीशन जो फेवरेबल हो किसके लिए, ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स को बनने के लिए, ओरिजिनेट होने के लिए, और इंटेंसिफाई मतलब कि उसे और स्ट्रॉन्ग होने में। ठीक है, तो कौन कौन सी हो जरा देखेंगे हम। पहली है, लार्ज सी सरफेस होना चाहिए जिसका टेम्परेचर क्या हो, हायर देन 27 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड चीज़ अगर हम बात करें तो प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स, प्रेजेंस होनी चाहिए किसकी, कोरियोलिस फोर्स की। थर्ड चीज़, स्मॉल वेरिएशन इन द वर्टिकल विंड स्पीड, स्मॉल छोटा सा वेरिएशन हो वर्टिकल विंड स्पीड में। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं किसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के लिए। अब देखो प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स तो होना ही चाहिए ना, अदरवाइज जो विंड्स हैं वो ऊपर जाएंगी नहीं ट्रॉपिक, तो वो सारी चीज़ें हैं। a pre-existing weak low pressure area or low level cyclonic circulation and upper divergence above the sea level system। divergence मतलब एक जो एयर है जो ऊपर जा रही है उसका टूटना दो जगह पे। ठीक है, तो इसको हम डाइवर्जेंस बोल देते हैं। ठीक है, अब एक आएगी वीडियो। ठीक है, उस वीडियो को ज़रा ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। अब देखो ये सी पे ओरिजिनेट होगा। ठीक है, ये ओरिजिनेट हो गया सी पे, ये मेच्योरेशन का है और ये डिसिपेट हो गया। ठीक है, अब देखो ये क्या है, बहुत स्ट्रांग है अभी। ठीक है, जैसे ये देखो यहाँ पे जाएगा ये वीक हो जाएगा, जहाँ जब भी लैंड पे जाएगा ये थोड़ा थोड़ा वीक हो जाएगा, एंड देन फिर सी पे जाएगा तो फिर स्ट्रांग हो जाएगा, ये देखो। ठीक है, अब ये देखो, अब जैसे जैसे लैंड पे जाएगा तब ये क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और जैसे ही सी पे आएगा फिर देखो स्ट्रांग हो जाएगा। अब बीच में क्या बन गया है, लो प्रेशर। ठीक है, अब कंडीशन एक साइक्लोन के लिए, कंडीशंस क्या होनी चाहिए साइक्लोन की, तो कंडीशन फॉर अ साइक्लोन इज लार्ज स्टिल वार्म एरिया विद टेम्परेचर अबव 27 डिग्री सेल्सियस। बेसिकली बुक में जो लिखा है उसके हिसाब से हम जाएंगे। ठीक है, प्रेजेंस होनी चाहिए किसकी, कोरियोलिस फोर्स की, सारी चीज़ें मैंने लिख रखी हैं। अभी देखो वार्म हुआ, अभी क्या होगा, ये जो एयर है ये ऊपर की तरफ राइज करेगी। एयर का देखो क्या होगा, बेसिकली वाटर वेपर क्या करेगा, ऊपर की तरफ राइज करेगा। ठीक है, ये देखो राइज करने के लिए आपको यहाँ पे दिखा रखा है। ठीक है,
तो जैसे ही ये राइज करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक बहुत ही बड़ा क्लाउड। देखते हैं अभी, ठीक है, अभी वीडियो बढ़ने दो आगे धीरे धीरे। एक मिनट, चलो देखते हैं, कोई बात नहीं, बाद में दिखाएंगे अभी। और एक मिनट, ये देखो लो लेटीट्यूड विंड जो है वो ब्लो कर रही है, ठीक है, डिफरेंट लोकेशन से। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्लाउड क्या करेंगे, राइज करेंगे और 10 किलोमीटर ऊपर तक जाएंगे। ये देखो बन गया क्लाउड, बहुत बड़ा क्लाउड बनेगा, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे भी, ठीक है, बन गया। अब ये ऊपर देखो सर्कुलेशन चालू हो गई है, यहाँ पे देखो ये इस जगह पे, ये देखो सर्कुलेशन चालू हो गई है। ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है, क्या है ये, क्रॉस सेक्शनल व्यू है, जो आपकी बुक में भी दे रखा है, ठीक है। ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल व्यू है। नीचे वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं, आई, ये क्या है होगी, आई होगी अगर होगी तो, ठीक है। क्लाउड ग्रो करेगा 12 से 15 किलोमीटर हाई, मतलब ट्रोपोस्फेयर तक। इसके बाद आगे चलेंगे तो क्या होगा, ठीक है। अभी देखो कोरियोलिस इफेक्ट आ गया। कोरियोलिस इफेक्ट यहाँ से इस तरीके से देखो विंड की मूवमेंट होगी, ठीक है। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई जाएंगी, टेंशन मत लो। अब देखो आई बन गई स्टॉर्म की, मैंने दिखाया था ना वो आई है, ठीक है, वो आई हो गई। अब ये देखो मूवमेंट कुछ इस तरीके से होगी, जिस तरीके से यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शनल व्यू फिर से आ गया आपके पास। अब ये क्या हो गई, आई हो गई स्टॉर्म की, ठीक है। ये क्या हो गई, आई हो गई स्टॉर्म की। देखते रहो बस, ये आई वॉल हो जाएगी, ठीक है, आई वॉल। तो यहाँ पे इस तरीके से इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मेशन वीडियो से अच्छा समझ में कहीं और नहीं आता, मैं कितना भी कोशिश कर लेता समझाने की तो थोड़ा बहुत रह ही जाता। तो यहाँ से आपको क्लियर एक दिख गया होगा, ठीक है, यहाँ पे क्लियर दिख गया होगा। जो अर्थ का एवरेज सरफेस एयर प्रेशर होता है वो कितना होता है, एक सेकेंड मैं आपको वहीं पे ले चलता हूँ दोबारा से। ये देखो, एक सेकेंड, ये देखो, वन सेकेंड, ये देखो, अरे देखो अर्थ का एवरेज सरफेस एयर प्रेशर जो है वो कितना है, 110 मिली बार्स। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर होता है किसमें, मिडल में। तो इसलिए इसको बीच में क्या होता है लो, और साइड साइड में क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, ठीक है। तो लो प्रेशर बेल्ट इज ऑलवेज कवर्ड बाय हाई प्रेशर बेल्ट, पहले ही डिस्कस हो चुका है पहले पार्ट के अंदर ही, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी है जब भी पेपर देने बैठो, ठीक है। इसको आगे पूरा कंप्लीट करते हैं वीडियो को, ठीक है। तो इतना क्लियर हो जाएगा तो मान लो चैप्टर क्लियर हो जाएगा आपको पूरा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब, थोड़ा सा अभी इसको वीडियो कंप्लीट हो जाए पहले, है ना। ये देखो ये विंड है ऊपर, ये कंटिनेंट के ऊपर भी विंड ही शो हो रही है, ठीक है, और कुछ नहीं है, ये विंड ही शो हो रही है। देखो बन गया, ये रहा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं थंडर स्टॉर्म्स और टॉर्नेडो पे। ये टॉपिक कवर करने वाला था ही नहीं, लेकिन फिर भी हमने देखा कि भाई जब करा रहे हैं तो पूरा ही कवर करा देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और भी लोकल स्टॉर्म्स होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के अलावा, जिनको हम बोलते हैं थंडर स्टॉर्म और टॉर्नेडोज। थंडर स्टॉर्म और टॉर्नेडोज दे आर ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, ये क्या होते हैं, बहुत छोटी ड्यूरेशन के लिए आते हैं, अकरिंग ओवर अ स्मॉल एरिया, बहुत स्मॉल एरिया के ऊपर होते हैं, बट आर वायलेंट, बहुत वायलेंट होते हैं, स्मॉल एरिया कवर करते हैं, बट येस दे आर ऑल्सो वायलेंट। थंडरस्टॉर्म होते हैं बाय इंटेंस कन्वेक्शन और मॉइस्ट हॉट डेज, ठीक है। ये कब होते हैं, इंटेंस कन्वेक्शन की वजह से। कन्वेक्शन पता है सबको क्या होता है, कन्वेक्शन सबको पता है, अभी नहीं पता तो अगले चैप्टर में आएगा टॉपिक, टेंशन मत लो, ठीक है। अ थंडरस्टॉर्म इज अ वेल ग्रोन क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड प्रोड्यूसिंग थंडर एंड लाइटनिंग। तो बेसिकली जो थंडरस्टॉर्म होता है वो क्या होता है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड ही होता है, ठीक है, जो क्या करता है, थंडर और लाइटनिंग प्रोड्यूस करता है। क्यूमुलोनिम्बस जो क्लाउड है, जो क्लाउड्स वाला टॉपिक है पूरा अगले चैप्टर का है, तो टेंशन मत लेना कि भाई क्लाउड नहीं समझा रहा हूँ, क्लाउड सारे आएंगे, ठीक है, जितने भी हैं अभी तक, क्यूमुलस निम्बस स्टेटस सब आएगा पीछे, ठीक है, टेंशन मत लो, ठीक है। तो थंडरस्टॉर्म क्या है, बेसिकली इंटेंस कन्वेक्शन की वजह से होते हैं, और थंडरस्टॉर्म है कि वेल ग्रोन क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड ही होता है जो थंडर और लाइटनिंग प्रोड्यूस करता है।
When the cloud extend to height where sub-zero temperature prevails, hails are formed and they known as hailstorm. तो जब क्लाउड एक्सटेंड करता है उस हाइट तक, मतलब जो क्लाउड है वो इतनी हाइट पे पहुंच जाए कि जो जो सब जीरो टेम्परेचर है वहाँ पे हो जाए, मतलब जीरो टेम्परेचर से भी नीचे चला जाए, तो जो हेल्स प्रोड्यूस होती हैं, फिर क्या होती हैं, हेल्स फॉर्म होती है और उसी को हम क्या कह देते हैं, फिर हेल स्टॉर्म बोल देते हैं. तो इफ़ देर इज इनसफिशियंट मॉइस्चर थंडर स्टॉर्म कैन जनरेट डस्ट स्टॉर्म. अगर यहाँ पे मॉइस्चर नहीं है, मॉइस्चर ही तो वाटर प्रोड्यूस करेगा ना. इफ़ देर इज नो मॉइस्चर, लैक ऑफ मॉइस्चर प्रोड्यूसेस व्हाट, डस्ट स्टॉर्म्स. तो वही थंडर स्टॉर्म ही डस्ट स्टॉर्म में चेंज हो जाएगा. तो एक थंडर स्टॉर्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेंस अपड्राफ्ट ऑफ राइजिंग वार्म एयर विच कॉजेज द क्लाउड टू ग्रो बिगर एंड राइज टू ग्रेटर हाइट. बेसिकली थंडर स्टॉर्म क्या होता है, कैरेक्टराइज होता है बाय इंटेंस, मतलब बेसिकली क्या होता है कि राइजिंग वार्म एयर जो है, मतलब वार्म एयर क्या होगी, राइज होगी. जाहिर सी बात है कि अगर एक सी पे या कहीं ऐसे लेक के ऊपर भी अगर हीटिंग हो रही है तो क्या होगा कि जो वो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉइस्चर जनरेट होगा और वो राइज करेगा ऊपर की तरफ. जैसे ही वो राइज करेगा उसकी वजह से क्या होगा, क्लाउड्स बनेंगे. तो क्लाउड जितना ज़्यादा मॉइस्चर रिलीज होगा उतने ही बड़े क्लाउड बनेंगे और उतनी ही बड़ी हाइट तक वो पहुँचेंगे और उतना ही खतरनाक थंडरस्टॉर्म बनेगा बेसिकली. ठीक है. लेटर डाउन ड्राफ्ट ब्रिंग्स डाउन टू द अर्थ द कोल एयर एंड द रेन. और जो क्या होगा, जो डाउन ड्राफ्ट होगा, मतलब नीचे की तरफ जब वो आएगी चीज़, तो वो किस तरीके से आएगी, रेन के तरीके से आएगी. ठीक है. फ्रॉम सीवियर थंडरस्टॉर्म समटाइम्स स्पायरलिंग विंड डिसेंड्स लाइक अ ट्रंक ऑफ एन एलिफेंट विद अ ग्रेट फोर्स विद अ वेरी लो प्रेशर एट द सेंटर कॉजिंग मैसिव डिस्ट्रक्शन ऑन इट्स वे. तो बेसिकली इस तरीके का कुछ होता है जिसमें क्या होता है, एक हाथी की सूंड की तरह दिख रही है ना, देखो ये लिखा हुआ है ना, ट्रंक ऑफ अ एलिफेंट, ग्रेट फोर्स के साथ बीच में क्या है, इसके लो प्रेशर ही होगा. ठीक है. और ये क्या करता है, डिस्ट्रक्शन मचा देता है बहुत ज़्यादा. इसी फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, टॉर्नेडो कह देते हैं. ठीक है. तो थंडर स्टॉर्म भी हो गया और टॉर्नेडो भी हो गया. ठीक है. थंडर स्टॉर्म भी हो गया. तो बेसिकली थंडर स्टॉर्म ही क्या होता है, चेंज हो जाता है टॉर्नेडो के अंदर. कोई उसमें बहुत लंबा चौड़े बात नहीं है. ठीक है. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर. आई होप अच्छा लगा होगा. मुझे पता है धीरे धीरे वीडियो आ रही है, सॉरी उसके लिए, बहुत ही बड़ा वाला सॉरी, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन हाँ, क्वालिटी कंप्लीट है हमारी, तो उतनी टेंशन लेने की बात है नहीं. 3 चैप्टर आ रहे हैं आपके, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, तीनों कंप्लीटेड हैं, तीनों अच्छे तरीके से कंप्लीटेड हैं. सो नो वरीज अबाउट दैट. दोबारा चाहिए, दोबारा रिवीजन टाइप वीडियो, तो वो भी आ जाएगी, बट कॉमेंट तो करना पड़ेगा ना आपको उस चीज़ के लिए. ठीक है. तो इसके बाद एक चैप्टर बचा है, बहुत छोटा, एक पार्ट में खत्म हो जाएगा, वाटर इन द एटमोसफेयर, चैप्टर नंबर 11 ऑफ योर क्लास 11th book, fundamental of physical geography, and then we will switch over to फिजिकल एनवायरनमेंट. फिजिकल एनवायरनमेंट के भी नोट्स अब बनने चालू होंगे धीरे धीरे, उसके भी आ जाएंगे आपके पास. ठीक है. तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है कोई भी, और पढ़ते रहिए ऐसे. और प्लीज़ यार शेयर कर देना वीडियोज़ को, बहुत मेहनत लगती है, तो शेयर भी कर दिया करो, तभी मन करता है बनाने का ना. बीच में कमेंट्स आ रहे थे तो जल्दी जल्दी वीडियो आ रही थी, रुक गए तो मन नहीं करता कि भाई कुछ वो नहीं आ रहा, मतलब बोलते हैं ना उसे, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो वो वाला हो जाता है थोड़ा सा. हम भी डिमोटिवेट होते हैं कभी कभी, बट यस कोई नहीं, करते रहेंगे वो तो हम. थैंक यू एंड बाय बाय.